तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 2, यानी कि सेट नंबर 2 कहिए आप लोग दोस्तों। इससे पहले मैंने सेट 1 है ना दोस्तों, वह मैंने करा दिया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉडल पेपर का साइंस का 10th क्लास का दोस्तों, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे आज में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर, जिसमें मैं आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसमें से यदि आप लोग दोस्तों 40 क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो 35 नंबर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। ऑप्शन में दिया गया है पॉजिटिव यानी कि प्लस, नेगेटिव माइनस माइनस, प्लस माइनस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर होगा ना, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस और माइनस दोनों होता है दोस्तों। अगर बाएं साइड है ना, तो वह आपका माइनस होगा। लेंस मान लीजिए ये आपका एक लेंस होता है, इस लेंस में अगर इसमें बाएं साइड है तो माइनस होगा, और दाहिने साइड होता है कोई वस्तु की स्थिति तो वह प्लस होता है। इसलिए उत्तल लेंस में प्लस और माइनस दोनों होता है फोकस दूरी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर छोटा अक्षर आपके पास है, उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो होना चाहिए, लेकिन वह लेंस आपका उत्तल लेंस होना चाहिए, तभी आप छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस, कौन सा दर्पण या लेंस लगा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा जो जहाँ पे ड्राइवर बैठता है ना, वहाँ पर आपको हमेशा उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, अपने पीछे की ओर जो भी भाग होता है ना, उसको एक बड़े भाग में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति है जो समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो दोस्तों इसका क्या होता है ना, इसका दोगुना हो जाता है समतल दर्पण में, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड। समतल दर्पण में कहता है दोस्तों, समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से चल रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है ना, वह किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो दोगुना उसका हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड से, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में जो उत्पन्न दोष होता है ना, वह कौन सा दोष उत्पन्न होता है। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ जाता है ना, तो आँख में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों वह दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए ना, तो आँख में जो होगा वह आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप नज़दीकी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, कौन सा लेंस होता है, यानी दूरदृष्टि दोष जिसको हो जाता है ना, वह किस चश्मे का उपयोग करता है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो वह उत्तल लेंस का उपयोग करता है। निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस होगा, और दूर दृष्टि दोष होगा ना, तो वह उत्तल लेंस होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है, विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है वो आपको बताना है।
तो दोस्तों विद्युत इकाई का जो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है ना, वह आपका कूलॉम होता है। क्या आता है? कूलॉम। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वोल्ट आपका विभवांतर का होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। समझ पाएँ? इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन है दोस्तों? यानी विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसे दिया था किसने, इसका नामकरण किसने किया था, इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इसका नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा से याद कर लीजिएगा, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक बार फिर से दोहराइए। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है प्लस जिसे धन कहते हैं, एक होता है ऋण जिसे माइनस कहते हैं। ठीक, और इसका नामकरण किया था वह था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकी संख्या लगभग है ना 6.25 गुना 10 के पावर 18 होगी। 6.25 गुना 10 के पावर क्या होगा? तो 18 होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? यानी शक्ति कितनी होती है यह आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका फार्मूला भी होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसमें लॉजिक है, ये समझिए। कहता है वोल्ट, केवल वोल्ट घटा दिया जाता है, यानी कि इसका आधा कर दिया जाता है। तो सब सोचेंगे कि 100 वाट था तो ये भी आधा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वोल्ट आपको घटता बढ़ता है तो वाट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100 वाट ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। या फिर कुंडलीय तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। या फिर किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। इस 4 प्रक्रिया में क्या है आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना है ना, वह आपका कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लीजिए बढ़िया से। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत? तो दोस्तों विद्युत से विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र जो है ना वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है यह आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि जब भी दो तार सट जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वह विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। वहाँ पे मान लीजिए एक तार ये है और एक तार ये है, जब किसी कारणवश वह सट जाता है तो इसमें लॉ उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसका जो धारा का मान है वह बढ़ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी एरो Pb प्लस CO, ये कौन सी प्रतिक्रिया है आपको बताना है इस ऑप्शन में। यानी इस ऑप्शन में क्या क्या किया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल शानदार तरीक़ा से। इसमें जो C है ना वह आपका अवकारक है। क्या है? अवकारक है। क्यों अवकारक है तो समझिए। यहाँ देखिए कहा गया है कि यहाँ इसमें ऑक्सीजन है लेकिन इस Pb में ऑक्सीजन नहीं है। इसमें दोस्तों केवल कार्बन है और यहाँ पे CO है, यानी कि ऑक्सीजन CO के साथ जुड़ रहा है और एक में Pb के साथ हट रहा है। तो यहाँ पर कार्बन जो है ना एक अवकारक है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से
H2 देता है। H2 क्या है तो एक गैस है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे G दिया गया। इस तरह से लिखेंगे H2 को, H2 ये क्या है तो एक गैस है। तो निम्न धातुओं में से कौन NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 गैस देता है। इसमें से कौन देता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से H2 गैस देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ यह है कि वह क्या होगा आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक से पहले सेट में मैंने बताया था इसका पूरा डिटेल्स में, यहाँ भी बता देता हूं। अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से थोड़ा सा भी कम है तो अम्लीय होगा। यहाँ तो 13 है दोस्तों, इसका मतलब 7 से अधिक है तो इस कैटेगरी में आएगा। इसका नाम है आपको क्या तो वह है दोस्तों क्षार। अब आपको इसमें क्षार वाला ऑप्शन को ढूंढ लेना है। तो यहाँ उस क्षार को प्रबल भास्मिक भी कहा जाता है। प्रबल यानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रबल भास्मिक कहा जाता है उसको, क्षार को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है? क्या होता है अणुसूत्र? फास्फोरस का अणुसूत्र जो है क्या होता है साधारण ताप पर? तो दोस्तों P4 होता है, ये हमेशा याद रख लीजिए। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। पीतल में रहता है, पीतल में क्या क्या मिला हुआ रहता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपर और जिंक रहता है दोस्तों। पीतल में क्या क्या रहता है? कॉपर और जिंक, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, क्या होती है? धातुओं की प्रकृति जो होती है वह क्या होती है? वेरी सिंपल जवाब है दोस्तों। धातुओं की प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है और अधातुओं की जो प्रकृति होती है वह विद्युत ऋणात्मक होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धातुओं के बारे में पूछा जा रहा है इसलिए धनात्मक होगा, अगर अधातु रहता तो वह ऋणात्मक होता। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चुंबकीय अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय विधि द्वारा। अगर चुंबकीय है तो उस अशुद्धि को चुंबक के द्वारा ही अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व नाम से ही क्लियर है दोस्तों। कार्बनिक का मतलब होता है सी से होता है कार्बन। सी क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन होता है, यानी कि कार्बनिक जो यौगिक होगा वह सी से स्टार्ट जरूर होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व जिसे हम निष्क्रिय तत्व भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है, अक्रिय तत्व को। तो दोस्तों अक्रिय जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसे अक्रिय तत्व माना जाता है। तो अक्रिय तत्व को आपको इसमें पहचानना है। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो अक्रिय है, बाकी ये अक्रिय ये सब नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सब क्या है तो अधातु है, सिर्फ सोना आपका धातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर मैंने एक खास वीडियो बनाया है, आप लोग जा करके यूट्यूब में सर्च करिएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बाय सूरज सर। आपको इस तीनों के बारे में शानदार तरीक़ा से पता चल जाएगा। अगर इस पर भी एक नई वीडियो आपको डिटेल्स में चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए इसकी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा जाता है, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का जो सामान्य सूत्र होगा ना वह आपका क्या होगा तो CnH2n+2 ऐसे लिखना है, CnH2n+2, CnH2n+2 ये आपको मिल रहा है ऑप्शन बी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर CnH2n-2 रहेगा, +2 रहेगा तो दोस्तों एल्केन होगा। एल्कीन का होता है CnH2n। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CnH2n, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। यहाँ पे एल्कीन का पूछा जा रहा है इसलिए इसका राइट आंसर होगा CnH2n, 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 यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और मैंने अभी इससे पहले जो बताया CnH2n+2 वह एल्केन का होता है, अगर -2 कहे तो वह एल्कीन का होता है। मतलब ये हो गया एल्कीन इस श्रेणी का, और ये CnH2n+2 हो गया आपका एल्केन का, और ये हो गया CnH2n-2 हो गया एल्काइन का, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फाइनली राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको 23 तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में क्या उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसका आंसर होगा अल्कोहल का उपयोग होता है अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक बनाने में जो उपयोग किया जाता है वह अल्कोहल किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आवर्त सारणी के 7A के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के 7A के तत्व जो कहलाते हैं ना, वह आपका हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ग 17 के तत्व को भी हैलोजन्स कहते हैं। और आवर्त सारणी के 7A को हम लोग आवर्त सारणी के 7A को हैलोजन तत्व कहते हैं, और वर्ग 17 के तत्व को भी हैलोजन तत्व कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रख लीजिए। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही आपका क्या है? तो गलत है। बाकी सारे चीज़ क्या है? सही है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में या क्रिया में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होती है? तो दोस्तों कार्बोज उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है ना, वह निषेचित होता है कहाँ से? तो फिलोपियन नलिका से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की जो क्रिया होती है ना, वह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है श्वसन की क्रिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीथिलन दाब कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में, एक सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो 120/80। ऊपर में बड़ा होगा, ये हमेशा याद रखिए। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। 120/80 तो आपको याद रखना है, लेकिन ऊपर में बड़ा होगा, यानी कि ऊपर में बड़ा क्या होगा? 120, और नीचे में क्या होगा? 80। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है 120/80। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्ती जो मुरझा जाता है ना, आखिर किस हार्मोन के कारण मुरझा जाता है, संभव हो पाता है? तो वेरी वेरी सिंपल जवाब है, एब्सिसिक अम्ल के कारण जो होता है ना, पत्तियों मुरझा जाता है। पत्तियाँ जो है एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वह है इथाइलिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों हमेशा कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि एक कार्बन में जो है ना, वह दोस्तों 4 बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। अगर संयोजकता निकालने आपको नहीं आता है, संरचना सूत्र में बनाने में दिक्कत होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत होता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। संरचना सूत्र कैसे बनता है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उस पर मैं एक खास वीडियो लेकर के आऊँगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का जो प्रमुख कारण है ना, वह क्या है? ये आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों। तो इसका वेरी वेरी सिंपल जवाब है असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क यानी कि एक एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीवीआई, मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं इस सवाल को, मोस्ट वीवीआई कह सकते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण है? अब वेरी वेरी सिंपल जवाब है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा। समजात अंग, यानी कि चमगादड़ भी एक पक्षी है और पक्षी भी एक पक्षी है, तो दोनों का पंख जो होगा ना, वह दोस्तों समजात अंग होगा, यानी एक ही जात का होगा, क्योंकि वह पक्षी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है,
किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? नहीं समझे? फिर से समझिए। कहता है वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समझ नहीं पाए? देखिए मैं आपको आंसर से समझाता हूँ। यानी दोस्तों समजात अंग में क्या होता है, समजात अंग में क्या होता है कि उनकी उत्पत्ति और रचना लगभग देखने में तो सेम रहेगा, लेकिन उसका कार्य अलग अलग रहेगा, तो उसे हम समजात अंग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? इस 4 ऑप्शन में कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो वह बगीचा और खेत जो है ना, वह कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। वह है सूर्य। सूर्य जो है ना, प्रकृति में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत माना गया है, सूर्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों अतिचारण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है वनों के संरक्षण के लिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैविक प्रक्रम द्वारा जो उपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, क्योंकि यहाँ जैविक से जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने सेट 1 और सेट 2 पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखें सेट 1 तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो इसके बाद तुरंत वीडियो आएगा वो होगा दोस्तों सेट नंबर 3 साइंस का। इस तरह से मैंने आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो आपके एग्ज़ाम में 40 में से 35 क्वेश्चन पक्का हमारे ही वीडियो से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कोशिश पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी होती है मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेटेड रखता हूं, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर भेज देता हूं। ठीक है, तो इसलिए इसे ज़रूर क्या करें तो ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।